सेल्फ टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड, जी बेटा, फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये पब्लिश डाटा होता है, तो पब्लिश डाटा से हमेशा सेकेंडरी डाटा मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट या कुछ भी अगर आपको कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा सेकेंडरी होता है। लेकिन अगर Yes, आप sir. लोग खुद से सर्वे कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्राइमरी डाटा होता है, तो सी ऑप्शन इसके लिए ठीक। Yes, sir. Any recording of information, whether it be quantitative or qualitative, is Observation. called observation. जी, any branch of statistics devoted to summarization and description of data, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? Descriptive statistics. Descriptive statistics, शाबाश। Method concerning with the analysis of subset of data leading to predictions or inferences about the entire set of data is known as Inferential. इन इन्फ्रेंसेस और प्रेडिक्शन के वर्ड से पता चला कि रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Generalization associated with statistical inferences are always subject to Uncertainty. Uncertainty. क्यों? क्योंकि जब हमने क्योंकि पीछे वो जाके देखा था fact based तो नहीं सी ऑप्शन दिया हुआ था, तो हमने कहा अनसर्टेनिटी होता है। No, sir, sir, ये check नहीं किया आंसर। नो सर, और सर ये ओरिजिनल नहीं होगा ना सर? अच्छा, अब जो बेटा हम बात क्योंकि हम सुने, जनरलाइज कर रहे हैं। बात सुने बेटा। पहली बात कि उसने जर्नलाइजेशन की बात की कि जर्नली क्या होता है, मतलब हर सिचुएशन में नहीं। हमने पॉपुलेशन को भी पढ़ा और हमने सैंपल को भी पढ़ा, ऐसे ही है। यस Yes, सर। sir. अच्छा, मेरी क्लास में बेटा 30 स्टूडेंट्स थे, 30 के 30 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए और उनकी एवरेज फाइंड कर दी और उनकी एवरेज आ गई 50। किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी है? किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी है कि No, भाई मुझसे पूछा गया आपकी क्लास की एवरेज? मैंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क लेना मतलब मैंने सैंपल नहीं लिया, मैंने पूरी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट किए, उनकी एवरेज फाइंड की और वो एवरेज आ गई 50। अब मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो सर्टेनिटी होता है। सर्टेनिटी कब होती है? जब हम लोग स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को। ओके ओके यस सर। okay, sir. अच्छा, सर्टेनिटी और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क होता है कि सर्टेनिटी मैंने पूरी पॉपुलेशन को चेक कर लिया सब कुछ, अब मैं सर्टेन हूँ कि यही रिजल्ट है। एक्यूरेसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाना, वो एक्यूरेसी या इनएक्यूरेसी बनती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि पॉपुलेशन को स्टडी करके एवरेज मैंने ठीक फाइंड की हो, तो बेटा अगर वो ठीक फाइंड किया है तो उसमें एक्यूरेसी भी आ जाती है पॉपुलेशन में। लेकिन अगर कोई मिस्टेक कर दी तो इनएक्यूरेसी भी आ सकती है। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन ठीक से आती है तो एक्यूरेसी भी पाई जाती है। लेकिन मैंने देखा यार 30 स्टूडेंट्स हैं, मैंने इन 30 में से ना एक सैंपल ड्रॉ किया 10 स्टूडेंट्स का रैंडम बेसिस के ऊपर, और इन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनकी एवरेज मैंने फाइंड कर दी। अब बेटा क्या ये ज़रूरी है कि वो 50 के इक्वल ही आए, मेरी पॉपुलेशन की एवरेज के इक्वल आए? No, sir. नो सर। अगर अगर अपनी क्लास में से मैंने 10 ज़रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया होगा तो फिर तो एवरेज ज़्यादा आ जाएगी और वो एवरेज 60 आ सकती है। भाई मुझे तो अपनी क्लास के बच्चों का पता होगा ना कि किस किस के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो मैंने अपनी क्लास में से स्टूडेंट्स एज अ सैंपल ही वो सिलेक्ट किए जिनके मार्क्स ज़्यादा थे, तो बेटा एवरेज तो ज़्यादा निकल जाएगी। ऐसा ही है ना? यस सर। लेकिन sir. और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने निकम्मे बच्चे सिलेक्ट कर लिए हों जो कभी पास ही ना होते हों, तो हो सकता है कि एवरेज कम आ जाए। हाँ, मतलब जो हम सैंपल लेते हैं ना, वो सैंपल हमें ना एक मीडियम टाइप का सैंपल लेना चाहिए, लेकिन सैंपल लेते हुए मिस्टेक्स हो सकती हैं और मिस्टेक्स की वजह से
जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं सैंपल के, वो सैंपल के रिजल्ट्स हमने अप्लाई करने होते हैं हमेशा पॉपुलेशन के ऊपर। हम ये नहीं कहते कि मैंने जो 10 का सैंपल लिया उसकी एवरेज 60 है, मैंने जो 10 का सैंपल लिया उसकी एवरेज 30। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं हमारी क्लास में मौजूद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एवरेज 60 है या 30 है। तो बेटा क्या ये अब मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ? नो सर। नो सर। क्यों? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि मैंने सैंपल को सिलेक्ट किया हुआ है। तो बेटा जनरली हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के लिए ना सैम्पलिंग का सहारा लिया करते हैं। मतलब पॉपुलेशन बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर सकें, और वो कभी कभी पॉपुलेशन इनफाइनाइट भी हुआ करती है। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन की सिचुएशन में हम सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, और जब सैम्पलिंग में जाते हैं तो हमेशा अनसर्टेनिटी पाई जाती है रिजल्ट्स में। आई होप कि समझ गए होंगे अब आप इस एमसीक्यूज को। यस यस सर। सर। 6 नंबर, द स्टैटिशियंस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। अब देखें, स्टैटिशियंस का कंसर्न ना डाटा के ऊपर होता है, और डाटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, तो उनका कंसर्न तमाम के ऊपर होता है। लेकिन इसने ये एक वर्ड लिख दिया कि भाई प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ। अब बेटा एक तरफ आपकी क्लास हो रही है और दूसरी तरफ आपका दोस्त आ गया है। अब आपका कंसर्न आपकी क्लास में होगा, हालांकि दोनों में है, लेकिन ज्यादा फोकस क्लास पे होगा या दोस्त पे होगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप प्रायोरिटी किस चीज को देंगे। तो जो स्टैटिशियंस होते हैं ना, उनका जो प्राइमरीली कंसर्न होता है ना, वो नंबर्स के ऊपर होता है, मतलब क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर होता है। वैसे तो क्वालिटेटिव डाटा भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर वो खेलना चाह रहे होते हैं ना, वो नंबर्स के साथ खेलना चाह रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसके लिए बी ऑप्शन। टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जैसे ये टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात की, उसी टाइम मेरे जहन में बात आ गई कि सैंपल की बात तो नहीं कर रहा। हाँ, यस सर। तो किसकी पोल की बात कर बात रहा कर। होगा? पॉपुलेशन की बात। विथ पॉपुलेशन। विच एन स्टैटिशियन इज कंसर्न्ड इज नोन एज। तो बेटा पॉपुलेशन की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट, in the field of statistical inferences, the statistician is interested in arriving at conclusion concerning। क्या स्टैटिशियन ने सैंपल जो कंक्लूजन देना होता है वो किस चीज के बारे में देना होता है? अभी बता के आ रहा हूं आपको। सैंपल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरी क्लास में मौजूद वो जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज 30 या 60 है। मैं कहूँगा मेरी यस सर। क्लास की एवरेज 60 है। तो मैं हमेशा पॉपुलेशन के बारे में बताऊँगा। तो स्टैटिशियंस कभी भी सैंपल के बारे में नहीं बताते, वो हमेशा जो कंसर्न, जो कंक्लूजन होता है वो बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ओके, पॉपुलेशन के बारे में। अब ये देखें बेटा, फॉरेन कंट्रीज से ना कुछ आए पाकिस्तान में लोग, और वो ना विजिट्स कर रहे थे, और बाय चांस वो लाहौर में पहुंच गए। डन। और लाहौर में ना यस उन्होंने किसी मिस्टर ए से मिले और उससे पूछा कि यार ये मैंने मीनारे पाकिस्तान जाना है, उसका रास्ता तो बता दो। और सामने से नजर आ रहा था मीनारे पाकिस्तान, लेकिन उस मिस्टर ए ने कहा कि आप इस तरह से ये घूम कर ना यूं चले जाएं तो आप मीनारे पाकिस्तान। उस बेचारे को 3 घंटे लग गए पहुंचने में। अब वो क्या जाके कहेगा कि यार लाहौर में जो मिस्टर ए है ना वो रास्ता ठीक नहीं बताता, या वो ये जाके कहेगा कि यार ये लाहौर ये रास्ता ठीक नहीं बताते। बताओ क्या यस सर। कहेगा? पॉपुलेशन का कहेगा। लाहौरी है। हालांकि पॉपुलेशन हालांकि वो बेचारा तो सिर्फ मिस्टर ए से मिला था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं की। उसने कहा लाहौर ये रास्ता ठीक नहीं बताते। ओके, तो बेटा ओके सर। यस सर। हमेशा पॉपुलेशन को देखा जाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की एग्जांपल करें। भाई खेल तो 11 प्लेयर्स रहे होते हैं ना, यस सर। और अगर पाकिस्तान जीत जाए तो कोई ये नहीं कहता कि यार ये बाबर आजम जीत गया है या ये 11 प्लेयर्स जीत गए हैं। क्या कहते हैं?
पाकिस्तान जीत गया है। पाकिस्तान। तो बेटा क्या आप जी पाकिस्तान सर। नहीं हो? हाँ, है सर। तो हालांकि चाहे बल्ला पकड़ना भी ना आता हो, लेकिन जीत में शामिल तो हो गए ना। और अगर हार जाए वो 11 प्लेयर्स, ये नहीं कहा जाता कि यार वो 11 प्लेयर्स हार रहे हैं, क्या कहा जाता है? पाकिस्तान हार पाकिस्तान गया। हार गए हैं। पाकिस्तान। पॉपुलेशन के ऊपर जाती है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, तो ये नहीं कहा जाता पाकिस्तान जीता है, क्या कहा जाता है? इमरान खान जीता है। तो कहीं कहीं पे ना एक्सेप्शंस भी होती हैं कि हम अपने डाटा को ना अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं। चाहे उस दौर में हमें 6 बॉल पे 6 छक्के पड़ जाते हों, लेकिन भाई इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता है, तो बेटा वो भी पाकिस्तान ने जीता है। डन। यस सर। यस सर। जी। 11.9 स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ। अच्छा, क्या स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मिस्टर ए के साथ डील करेगी? नो सर। नो सर। हमेशा एग्रीगेट्स। स्टैटिस्टिक्स ने जब डाटा लेना होता है ना, तो बेटा डाटा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से लिया जाता है, हमेशा ग्रुप ऑफ यस सर। इंडिविजुअल से लिया जाता है। कभी भी स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करेंगे। सिंगल पर्सन के मार्क्स स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, यस क्लास सर। ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स ये स्टैटिस्टिक्स है। तो यहां पर हम लोग कहते हैं ऑलवेज डील विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स। डिस्क्रीट वेरिएबल इज दैट विच कैन एज्यूम। हाँ जी, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या फ्रैक्शंस आ सकती हैं? नो सर। डिस्क्रीट वेरिएबल में फ्रैक्शन नहीं आ सकती, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया है। जी तो सर। कौन सा यस सर। ऑप्शन रहता है? ओनली इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा, क्या इंटीग्रल। मुझे कोई ये बता सकता है कि यार इसने ऊपर ए ऑप्शन में होल नंबर क्यों नहीं रखा? और अगर नन ऑफ दीज की जगह पे वो होल नंबर रख देता, तो मैं ए को टिक करता या डी को टिक करता? बताओ। सर होल नंबर में 0 भी होता है चलो तो। बी, चलो बी और सी तो कैंसिल हो गए ना। तो अब बताओ होल नंबर या इंटेग्रल वैल्यूज? और उससे पहले बताओ कि खुद इंटेग्रल वैल्यूज क्या होती हैं? सर इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर होते हैं, उसमें नेगेटिव भी आ सकता है, तो मेरे ख्याल से होल नंबर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर होल नंबर नहीं था, नन ऑफ दीज था, तो किसको टिक करूं? इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल। अभी अभी आप कह रही हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो नहीं आने चाहिए, और अब कह रहे हैं इंटेग्रल वैल्यूज को टिक कर दें। लेकिन मोस्ट सूटेबल वही बन रहा है। तो बेटा नन ऑफ दीज भी तो नजर आ रहे हैं, तो नहीं मेरे ख्याल सर, से वो ज्यादा लास्ट सूटेबल ऑप्शन यही होता बन है। रहा है। और अगर सिर्फ नेगेटिव होती तो फिर वो करना था ना। अच्छा, मुझे ये बताओ होल नंबर और इंटेग्रल वैल्यूज नन ऑफ दीज ना हो तो किसको टिक करूं? होल को सर। होल अच्छा, नंबर। अब दोनों में ना डिफरेंस देख लो। होल नंबर से मुराद होता है 5, 10, 12, ये होल नंबर्स हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 होल नंबर। होल नंबर ऐसे नंबर जो डेसिमल और फ्रैक्शनल में ना आते हों, उन्हें हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। ओके, ओके। यस सर। और यस सर। इंटेग्रल वैल्यूज से मुराद होता है आफ्टर स्पेसिफिक जंप। ऐसी वैल्यूज जो आफ्टर स्पेसिफिक जंप आए, हम उन्हें इंटेग्रल वैल्यूज कहते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल को जब डिफाइन किया था, तो उसने कहा था ऐसी वैल्यूज जो एक स्पेसिफिक जंप के बाद आती हों, उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहा जाता है। कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना? यस सर। हाँ। तो बेटा होल नंबर होता भी तो मैं इसको टिक ना करता, मैं टिक करता इंटेग्रल वैल्यूज को, और इसका आंसर बनता भी यही है। अब बात सुने, अक्सर जितने भी हम लोगों ने ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स देखे हैं ना, ये सारे के सारे हमने होल नंबर्स में ही देखे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ इंटेग्रल वैल्यूज की। बेटा ये जो हम शर्ट पहनते हैं, आपको पता है शर्ट के ऊपर कॉलर साइज मेंशन होता है।
यस सर। और क्या आपको ये पता है कि वो कॉलर साइज किस तरह से होता है? इंची। जी सर। कुछ इस तरह से, हाँ। यस सर। अब पता नहीं 13.5 होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से 14 से 16 तक तो जरूरी होती है। अच्छा बेटा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हमने कहा था, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कि अपनी रेंज में आने वाली तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रीट में हमने कहा था कि आफ्टर स्पेसिफिक जंप जाते हैं। अब बात गौर से सुनो। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये डेसिमल पोजीशन में मौजूद हैं। आप गए शॉप पर, आपने 14 नंबर के कॉलर की शर्ट ट्राई रूम में गए, ट्राई की तो वो ना आपको तंग हो रही थी, मतलब कॉलर पूरा पूरा नहीं आ रहा था। इज इट पॉसिबल कि आप उससे डिमांड करें कि यार ये 14.3 नंबर ला के देना मुझे, ये थोड़ी मुझे तंग हो रही है? या आप नो उसे ये सर। कह सकते हैं कि यार ये 14.75 नंबर ला के देना? नो हाँ, सर। वो क्या कहेगा सर, या तो इससे बड़ा नंबर लेना है तो वो आपको 14.5 मिलेगा और उससे बड़ा 15.5 मिलेगा। हमारे पास ये तमाम नंबर्स अवेलेबल नहीं होते। इसका मतलब अपनी अपनी रेंज में आने वाली तमाम तर वैल्यूज को तो अडॉप्ट नहीं कर रहा ये। और ये कॉलर साइज क्या एक स्पेसिफिक जंप के बाद नहीं जा रहे? यस सर। तो बेटा मैंने आपसे ये बात यस सर। कही थी कि स्पेसिफिक जंप जरूरी नहीं 1 का ही हो, ये लेस देन 1 भी हो सकता है। तो बेटा ये जो वैल्यूज है ना 14, 14.5, 15, 15.5, ये इंटेग्रल वैल्यूज हैं। और 14, 15, 16, 17 ये होल नंबर्स हुआ करते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें तो ये जो कॉलर साइज है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि अगर मुझे 14 साइज का कॉलर नहीं आ रहा तो इससे बड़ा 14.5 है, ये भी नहीं आता तो इससे बड़ा 15 है, अगली वैल्यू का पता होता है हमें। तो कॉलर साइज डिस्क्रीट में आता रहता है। और दूसरा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर हमेशा इंटेग्रल वैल्यूज होती हैं। डन? डन? यस सर। बेटा यस ये सर। एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं तमाम स्टूडेंट्स को? जी सर। तो बेटा यस सर। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में अब इंटेग्रल नहीं आएगी, सिर्फ फ्रैक्शनल भी नहीं होती, क्या होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शंस। क्लियर? यस सर। यस सर। Raw data, unprocessed data, originally collected data is called, okay ना, primary ओके data. सर। यस सर। प्राइमरी डेटा। Processed or published data, सेकेंडरी डेटा। सेकंड। any inquiry form comprising of a number of pertinent questions is called, क्वेश्चनरी। क्वेश्चन है। ये मैंने डिस्कस किया था जब उसने कहा था ना कि क्वेश्चन या पोस्टल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को मैंने डिफाइन कर दिया था अपने लेक्चर में ही कि ये एक ऐसा यस सर। फॉर्म होता है जिसके ऊपर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेंशन कर देते हैं जो कि आपने तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट से पूछने होते हैं। तो हम उस फॉर्म को क्वेश्चनियर फॉर्म कहते हैं। ओके ओके। यस सर। ओके सर। ओके। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? साइज। साइज से मुराद यस। यस असेंडिंग सर। और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसे क्या कहेंगे? अरे ऑफ डेटा। आपकी बुक में टेबुलेशन लिखा हुआ है तो वहां पे गलत है, तो ये अरे ऑफ डाटा है। पता चले आप फिर रट्टा लगा लें, अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा इज नोन एज टेबुलेशन, टेबुलेशन टेबुलेशन, तो गलत नहीं करके आ जाना, तो अक्ल का इस्तेमाल कर लेना है। अरे ऑफ डाटा होता है ये। और टेबुलेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन rows and columns in the form of, कॉलम्स। in tabular form is called tabulation. Okay, ओके सर। the यस। process of arranging data in groups or classes according to their resemblance or affiliates is known as
क्लासिफिकेशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो अनग्रुप्ड होती है। यस सर। आपको याद होगा जब मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था तो मैंने कहा था इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्या, इसका मतलब होता है कि बस एक्स की वैल्यूज लिखी हुई हैं आपने और उनके सामने आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और क्लासेस आप बता रहे हैं उसे कि 0 से लेके 9 तक, 10 से लेके 19, ये क्लासिफिकेशन है। क्लियर? यस सर। The process of classification and tabulation is to present data in, क्यों इजी टू बनाई जाती? अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड। भाई मीनिंगफुल बनाना होता है डाटा को। तो मीनिंगफुल क्या मतलब कि भाई आसानी से समझ आ सके, तो उसे कहते हैं इजी टू यस सर। अंडरस्टैंड फॉर्म। वी कैन एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस फ्रॉम बेटा रॉ डाटा देखते ही फ्रीक्वेंसी तुम्हें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मिल जाएगी कि इतने स्टूडेंट्स हैं जियो के पास हैं। इज इट पॉसिबल? नो सर। प्राइमरी डाटा वही रॉ डाटा होता है, क्या देखते ही पता चल जाएगा यार इतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इतने पास हैं, इतने फेल नो हैं। सर। हाँ, नो सर। कहाँ से पता चलता है? नो सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। Any numerical value describing a characteristics of population। बेटा पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को अगर कोई वैल्यू डिस्क्राइब कर रही है तो उसे सैंपल पैरामीटर कहा जाता है। उसे बेसिकली ये ना चैप्टर 17 का क्वेश्चन है और इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि अगर देखें हमने सैंपल का मीन भी फाइंड किया था। ये देखें ये सैंपल का मीन आपके पास आया हुआ था। सैंपल का मीन क्या था आपके पास? 30 भी था, 60 भी था, और पॉपुलेशन का मीन भी हमने फाइंड किया था। तो हैं तो दोनों एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज। लेकिन 50 पॉपुलेशन की एवरेज और ये 60 या 30 ये सैंपल की एवरेज। तो जो पॉपुलेशन की एवरेज है इसको कहा जाता है पैरामीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद यही था कि पॉपुलेशन की एवरेज। और जो सैंपल के बारे में अगर पूछता तो इसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक। ये अभी चैप्टर 17 में पढ़ना है। ये बस इतना सा ही होता है, ये बस डेफिनेशन ही होती है, तो आप बस पढ़ा दिए। ओके सर। पॉपुलेशन की ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हुआ करती हैं उन्हें पैरामीटर, और जो सैंपल की न्यूमेरिकल वैल्यूज हुआ करती हैं उन्हें स्टैटिस्टिक। हालांकि वैसे दिखने में दोनों एवरेज हैं लेकिन दोनों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई मिस्टर ए के 2 बेटे हैं। अब कहने को तो दोनों बेटे हैं लेकिन वो एक को बी करके बुलाएगा, दूसरे को सी करके बुलाएगा, डिफरेंट नेम। यहां पर भी हैं दोनों एवरेजेस, लेकिन अगर पॉपुलेशन की हैं तो पैरामीटर और अगर सैंपल की हैं तो स्टैटिस्टिक। डन डन। ओके सर। अगर यहीं पॉपुलेशन की जगह पे वर्ड आ जाता सैंपल, any numerical value describing a characteristics of sample is called, तो हम उसे आंसर करते स्टैटिस्टिक। ओके, तो ये अब याद रख लेना इस तरह से। ओके सर। तो बेटा ये सेल्फ टेस्ट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 11 का। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? है कोई ऐसा क्वेश्चन? नहीं है सर? जी सर अभी तो हम पढ़कर आ रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं सर वो पॉपुलेशन पर करते हैं सर, वो कंसर्न उनका पॉपुलेशन के ऊपर होता है। सैंपल का डाटा यूज कर सकते हैं लेकिन जो उन्होंने डिसीजन देना होता है वो अबाउट पॉपुलेशन देते हैं। ओके हाँ, सर। तो आगे क्वेश्चन क्या था? यही था सर। खत्म हो गया? वाह, अच्छा।
ये चैप्टर नंबर 12 का सेल्फ टेस्ट है। बताएं जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर होना चाहिए? करेक्ट, स्टैटिस्टिक्स। हो गया क्लियर? यस यस सर। द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक से मुराद है सैंपल की वैल्यू, इज यूज्ड टू एस्टिमेट। कंक्लूजन किसके बारे में देंगे? पॉपुलेशन पैरामीटर। शाबाश, तो हो गया ये भी क्लियर। यस सर। जैसे हम लोग कहते हैं ना जी कि सर। सैंपल इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन, इस तरह स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू एस्टिमेट पैरामीटर। अब यहाँ पे अगर ये पॉपुलेशन पॉपुलेशन का वर्ड ना भी यूज करता और सिर्फ पैरामीटर लगा देता तो हमें पता होता है कि पैरामीटर पॉपुलेशन से रिलेट कर रहा होता है। ओके यस सर। यस सर। जी, क्वेश्चन 12.8 पर आए। बेटा एक स्टेटमेंट आपको दे रहा है और कहता है कि मुझे बताओ ये स्टेटमेंट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की है या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की है, तो आपने परेशान हो जाना है पढ़ के, हैं? नो सर। हाँ तो पढ़ के जरा बताना क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। डिफरेंशियल 8 एंड 9 जरा पढ़ के बताना। हमजा भाई पढ़े। बेटा तुम भी पढ़ लो, हमजा भाई तो पढ़ ही लेंगे। मैं खुद से पढ़ो, सुनाना नहीं है मुझे। और जरा बताएं परेशान होते हो या नहीं होते? नो सर। नहीं होते? चलो सर मैं हो गया। 12.8 का आंसर बताएं। डिफरेंशियल 12.9 डिफरेंशियल डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर वो ये वर्ड यूज कर दे, वी ड्रॉ कंक्लूजन एज अ रिजल्ट ऑफ, वी कंक्लूड दैट, और उसके बाद वो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट हो, तो स्टेटमेंट से हमें कोई गर्ज नहीं है कि स्टेटमेंट क्या है। हमने ये देखना है कि अगर ये वाला कोई भी, ये ना क्लू वर्ड्स हैं, कि अगर ये वाले कोई स्टेटमेंट शो हो रही है तो इन्फ्रेंशियल अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव। तो 12.8 में जैसे ही मैंने देखा ना एज अ रिजल्ट ऑफ, तो आगे मुझे पढ़ने की नहीं जरूरत, मैं टिक कर दूंगा इन्फ्रेंशियल को। 12.9 में मैंने देखा कि ऐसा कहीं पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। नुमान ओके? यस सर। वो मेरी पहली नजर न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन पे गई थी सर। तो बेटा नहीं डर जाना, तो इसलिए कहा स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। 12.10 किसी किस्म का कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ था, तो डिस्क्रिप्टिव। 12.11 एज अ रिजल्ट ऑफ, इन्फ्रेंशियल। 12.12 फिर से ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी, तो डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है? यस तो आप भी क्या घबरा जाओगे? नो सर। चलो गुड, शाबाश है। तो ये चैप्टर 12 में बेसिकली चैप्टर 11 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मैंने आपको चैप्टर 11 के साथ ही करवा दिए हैं। और वैसे चैप्टर 11 हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने चैप्टर 11 के नोट्स, MCQs नोट्स की एक फ़ाइल शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने वो फाइल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेनी है। ओके और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, A7 में कुछ वो मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, इररेलेवेंट मटेरियल से परहेज़ करें। हमारा स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जो है ना, ये बेटा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आई कैप ने एक लिमिटेड बातें बताई हुई हैं इसके अंदर, और हमने ना सिर्फ अपनी लिमिट्स में रहना है। और अगर आप अपना टाइम, कीमती टाइम उन फजूल से क्वेश्चन पे करेंगे सिर्फ इतना देखने में कि टेबल और टेबुलेशन में क्या फ़र्क है, सैंपल और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है,
और इस किस्म की चीज़ों में तो या फिर स्टैटिस्टिक्स ड्राइव कहाँ से हुई या फिर ये कि इसके, तो बेटा वो सारे की सारी फजूल चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर अपना वक्त ना ज़ाय करें। हमारे पास पढ़ने के लिए और बहुत कुछ है जो कि हम लोगों ने पढ़ के मार्क्स लेने। तो आई कैप ने कभी इन चीज़ों के ऊपर मार्क्स रखे ही नहीं है, जो चीज़ें मतलब ग्रुप में डिस्कस हो रही थी। ओके बच्चों, ओके ओके सर। ओके सर।